स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम जंगलों की कटाई का प्रभाव हमारे इकोसिस्टम पर क्या पड़ता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि पेड़ों की कटाई से अंधाधुंध पर्यावरण को नुकसान होता है, पर्यावरण प्रदूषित होता है, तमाम तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं, सब जानते हैं। पेड़ों का हमारे जीवन में एक अलग ही महत्व है। आदिकाल से ही मानव सभ्यता जंगलों, वनों, पेड़ पौधों पर आश्रित रही है और आज भी जंगलों, पेड़ पौधों की आवश्यकता है। भोजन, लकड़ी, आश्रय, औषधियाँ, दवाइयाँ, छाया, शीतलता, ताप संतुलन, पर्यावरण संतुलन व सौंदर्यता वनों व पेड़ पौधों के घनेपन से है। आज विकास की रफ्तार को देखते हुए मानव आवश्यकता बढ़ी है, लिहाजा खेती, बसावट, खनन, औद्योगिक इकाइयों की स्थापना, लकड़ी की आवश्यकता व ईंधन की मांग के चलते जंगलों का सफाया किया जा रहा है। हर साल लगभग 2 लाख वर्ग किमी क्षेत्र की दर से जंगलों की कटाई की जा रही है। पिछले 200 वर्षों में 6 गुणा 10⁶ वर्ग किमी में वन समाप्त हो चुके हैं। सभी वनों से फल, फूल, चारा, रेशे, कपड़ा आदि प्रदान होता है और जीवन आकर्षक हो जाता है। वनों के कटाव होते रहने से मृदा का कटाव, बाढ़ आना, सूखा पड़ना, कम वर्षा होना, तापमान बढ़ना, जैव विविधता का ह्रास होना, हरित प्रभाव होना, CO2 की अधिकता होना, श्वसन रोग होना आदि आम बात होती जा रही है। तो ये तो इफ़ेक्ट पड़ता है डिफॉरेस्टेशन का ऑन इकोसिस्टम। झूम खेती में प्रायः वनों की भूमि फसल को जलाकर की जाती है। देखिए, झूम खेती जो होती है भारत के पूर्वी राज्यों में मोस्टली ज़्यादा होती है, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, असम है, इस साइड में झूम खेती की जाती है। झूम खेती में होता क्या है, वनों को काटकर वहाँ पर फसल उगाई जाती है और फिर वो जगह फिर से क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है, फिर नए वनों को काटा जाता है, फिर वहाँ पर फसल की जाती है, जिससे जंगलों का कटाव का प्रतिशत 50 है। इसके अलावा ईंधन की प्रमुख 50% जो वन काटे जाते हैं वो झूम खेती के लिए काटे जाते हैं। इसके अलावा ईंधन की प्रमुख आवश्यकता को देखते हुए 1991 में जहां देश में ईंधन की मांग 65 मिलियन टन थी, जो 2001 में बढ़कर 300 से 500 मिलियन टन हो गई है तथा आज 100 से 500 मिलियन टन ईंधन की खपत हो रही है। हालांकि इसके विकल्प भी उपयोग में लाए जा रहे हैं, परंतु सीधा प्रभाव वनों की कटाई पर है। इसके अलावा उद्योगों के लिए कच्चा माल, विकास की योजनाएं यथा सड़कों का निर्माण, चौड़ीकरण, बांधों का निर्माण, नदी घाटी परियोजनाओं, कॉलोनियों का निर्माण आदि तथा भोजन की बढ़ती मांग के चलते वन कटाई जारी है। साथ में ओवरग्राजिंग यानी कि जानवरों के द्वारा अत्यधिक चराई करना भी वन ह्रास का कारण है। तो देखिए, ये जंगल की कटाई यानी कि डिफॉरेस्टेशन के कारण है। आप एक ऐसे भी लिख सकते हो इस पर। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में वन सबसे ज़्यादा महत्व के होते हैं और वन अगर काटे जाते हैं तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कहाँ पर पड़ता है, मानव पर पड़ता है। सीधा सीधा डायरेक्टली वो मानव को इफ़ेक्टेड करते हैं, हमारे इकोसिस्टम को इफ़ेक्टेड करते हैं, जिससे मानव में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। वनों की कटाई से सामान्य प्रभावों के अलावा जीवों, पक्षियों के आवास खत्म हो जाने से इनकी कुछ प्रजातियां माइग्रेट हो गई हैं या विलुप्त हो चुकी हैं। इसके अलावा पहाड़ी चट्टानों का खिसकना, मृदा की उर्वरकता में कमी आना तथा अन्य पर्यावरण तत्वों के चक्रण साइकिल्स यथा CO2, O2, Ca आदि प्रभावित होते हैं। देखिए, वातावरण में जितने भी तत्व हैं वो साइकिल के रूप में चलते रहते हैं। एक अनुमान के अनुसार हिमालय के निचले क्षेत्रों में जंगलों की कटाई से खरपतवारों को बढ़ावा मिला है, परंतु जैव विविधता और आनुवंशिक विविधता में वहाँ खासी कमी आई है। मेघालय की खासी की पहाड़ियाँ, मेघालय में कौन सी पहाड़ियाँ, खासी की पहाड़ियाँ और लद्दाख, गढ़वाल और कुमाऊँ आदि क्षेत्रों में ये समस्या बढ़ रही है। यही समस्या छोटा नागपुर में हो रही है। यहाँ पर वर्षा पर आश्रित चाय के बागान विलुप्त हो रहे हैं। इसके अलावा नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध परियोजना से
1,44,731 हेक्टेयर भूमि के जलमग्न होने से जिस पर 56,547 हेक्टेयर में वन थे नष्ट हो गए। साथ ही कई वन्य जीवों की इस कारण क्षति आंकी गई है। एक आकलन के अनुसार इसकी परियोजना से लगभग 10 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। देखिए, कोई भी बांध बनता है तो वहाँ पर जितना भी भाग जलमग्न होता है वो प्रजातियाँ नष्ट हो जाती हैं। वहाँ पर जीव जंतु दोनों ही विस्थापित हो जाते हैं, या पेड़ पौधे विस्थापित नहीं हो पाते हैं तो वो जलमग्न में हो जाते हैं और विलुप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार 80% जंगल अरुणाचल प्रदेश व मणिपुर में, 85% जंगल मिजोरम, नागालैंड व अंडमान निकोबार में हैं। ट्रॉपिकल सदाबहार जंगलों में एवोनॉय, महागोनी यानी कि रोजवुड, महागोनी, रोजवुड, रबर व सिनकोना के पेड़ 60 मीटर से भी अधिक ऊंचाई वाले पाए जाते हैं। देखिए, सिनकोना से मलेरिया की दवाई प्राप्त की जाती है, सिनकोना के छाल से। रबर तो आपको पता ही है रबर का काम क्या होता है। इन जंगलों में हाथी, बंदर व हिरन जैसे जानवर पाए जाते हैं। ये जंगल 200 सेमी वर्षा वाले क्षेत्रों में यथा केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं ट्रॉपिकल यानी कि सदाबहार जंगल? केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन बनते हैं जीएस के। ट्रॉपिकल पतझड़ वाले जंगल उन स्थानों पर पनपते हैं जहाँ वर्षा 70 सेमी से 200 सेमी तक होती है, यथा झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा व छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में ये वन पाए जाते हैं। इसमें बांस, साल, शीशम, सहतूत, अर्जुन आदि के पेड़ तथा पीपल, नीम आदि पाए जाते हैं। कटीले वन जहाँ 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होने वाले राज्य यथा गुजरात है, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश व हरियाणा आदि में पाम, कैक्टस आदि के पेड़ पाए जाते हैं। माउंटेन जंगल कश्मीर, माउंटेन जंगल का पाए जाते हैं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। मैंग्रोव जंगल तटीय इलाकों तथा उड़ीसा, पुडुचेरी आदि राज्यों में पाए जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार 8.5 मिलियन हेक्टेयर प्रति वर्ष की दर से रेन फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं। लगभग 12 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रति वर्ष शहरीकरण में तब्दील हो रहे हैं। नाइजीरिया का 81% जंगल खत्म हो चुका है। ब्राज़ील में 90 से 95% जंगल समाप्त हो चुके हैं। भारत, मेक्सिको, फिलीपींस, थाईलैंड, चाइना, श्रीलंका आदि में 50% से अधिक रेन फॉरेस्ट समाप्ति के कगार पर हैं। अफगानिस्तान में तो मात्र 25% ज़मीन ही फॉरेस्ट से कवर्ड है, और होनी कितनी चाहिए? 33% वन होने चाहिए कम से कम। बात करते हैं जल अवनति, वाटर लेवल डिप्लेशन। पानी का उपयोग विभिन्न कार्यों यथा घरेलू, व्यावसायिक, व्यापारिक, औद्योगिक व विविध कार्यों में किया जाता है। विविध कार्यों यथा तराई, संशोषण, अग्निशमन, घोलना, भाप कार्यों बनाना, नौकायान, विद्युत उत्पादन आदि कार्यों में किया जाता है। उक्त के अलावा जल का प्रयोग कृषि कार्यों में अत्यधिक हो रहा है। एक अनुमान के अनुसार 8 से 10% पानी घरेलू कार्यों में, 20 से 30% पानी औद्योगिक कार्यों में होता है, तो 60 से 70% पानी कृषि कार्यों में होता है। हालांकि जिन क्षेत्रों में नहरों से सिंचाई होती है वहाँ फसल उत्पादन अच्छा होता है, परंतु अधिकतर कृषि क्षेत्र नहरी क्षेत्र से पानी निष्कासित होता रहने से जल तल नीचे गिरता जा रहा है। कई शहरों में जहाँ पृष्ठ जल स्रोत यथा नहर, नदी, झील आदि प्रबलित नहीं है, वहाँ नगर निगम द्वारा ट्यूबवेल लगाकर पानी शहर को प्रदान किया जाता है। शहर के छोटे छोटे क्षेत्रों में बांटकर प्रबलित सीमेंट कंक्रीट के ओवरहेड टैंक में ट्यूबवेल का पानी संग्रहित कर पानी जन समुदाय को पहुंचाया जाता है, जिससे पानी का तल ग्राउंड वाटर लेवल नीचे हो जाता है। हालांकि वर्षा का पानी जमीन में रिसकर भूम जल तल को संतुलित कर देता है, परंतु वर्तमान में वर्षा कम होने से तथा भूम जल तल के अत्यधिक दोहन से जल स्तर गिरता जा रहा है।
अनुमानतः पृथ्वी का 97% भाग पानी से ढका है तथा प्राणियों के शरीर में पानी 60 से 70% तक होता है। देखिए, याद रखने योग्य पॉइंट है, सबके सब बनाना। 60 से 70% पानी प्राणियों के शरीर में पाया जाता है। कुवैत जैसे देश में जहाँ जल की कमी है एवं तेल की अधिकता है, वहाँ 4% पानी सिंचाई में काम आता है। पानी का औसतन 25% भाग विश्व के उद्योगों में खर्च हो रहा है। यूरोपीय देशों में ये दर 70% तक, कम विकसित देशों में ये 5% है। देखिए, जो विकसित देश हैं वो हर चीज़ का बहुत ज़्यादा दोहन करते हैं। एनर्जी का, यानी कि तेल है, कोयला है, इलेक्ट्रिसिटी है, इन सब का बहुत अत्यधिक दोहन करते हैं। जितना जो एनर्जी की खपत करता है वो उतना ही ज़्यादा विकसित होता है। एक अनुमान के अनुसार अमेरिका में 1000 घन मीटर पानी प्रति वर्ष 4 व्यक्तियों के लिए पर्याप्त माना गया है, जो कम विकसित देशों की तुलना काफ़ी अधिक है। पृथ्वी पर केवल 3% पानी ही मीठा पानी है। अनुमान है कि सन 2024 तक विश्व की आबादी का 2/3 भाग जल की कमी से पीड़ित होगा। मतलब 2024 तक 2/3 भाग जल की कमी से पीड़ित हो जाएगा। एक अनुमान के अनुसार उपयोग योग्य जल का 9.88% भाग ग्राउंड वाटर के रूप में है, जो सतही जल का 35 से 40 गुना अधिक है। भूजल के अत्यधिक दोहन से ज़मीन के धंसने जैसी संभावनाएं हो सकती हैं। जल निष्कासन से खाली स्थान पर भूमि धंस जाती है, जिससे इमारतें, संरचना आदि ध्वस्त हो जाती हैं। इसके अलावा सीवर लाइन, नलियों का टूटना संभव हो सकता है। नहरों के पानी में विपरीत प्रवाह हो सकता है तथा ज्वार भाटा से बाढ़ आ सकती है। जल स्तर के नीचे जाने जल लगनता कम हो जाता है, जिससे भूमि की ऊपरी सतह शुष्क हो जाती है। खारे जल से अत्यधिक सिंचाई होने से जल प्लावन तथा मृदा लवणता जैसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। ब्राज़ील, नॉर्वे, कनाडा, आइसलैंड, सूरीनाम आदि देश अधिक जल वाले देश हैं तथा ओमान, अरब देश, मिस्र, सिंगापुर, माल्टा, जॉर्डन, कुवैत आदि कम जल वाले देश हैं। एक अनुमान के अनुसार तमिलनाडु के त्रिपुरा जिले में भूमि जल का दोहन कृषि व अन्य कार्यों से इतना ज़्यादा है कि वहाँ ग्राउंड वाटर रिचार्ज किया जाना जरूरी कर दिया है। केंद्रीय ग्राउंड वाटर परिषद ने 385 में से 142 ब्लॉकों को 100% रिचार्ज कर आदेश दिया है। 33 ब्लॉकों में क्रांतिक व 65 ब्लॉकों में सेफ स्थिति है। एक अनुमान के अनुसार मैक्सिको शहर के लोग बैरलों में पानी भरकर ले जाते हैं, क्योंकि उनके शहर में भूमि जल तल काफ़ी नीचे चला गया है। एक अनुमान के अनुसार पूरे विश्व में औसत जल तल अवनमन डिप्लेशन 99.7 मिलियन एकड़ फीट 29.5 घन मील 1960 में वे बाद 229.4 मिलियन एकड़ फीट 55 घन मील वर्ष 2000 तक रह जाना आंका गया है। एक अनुमान ऐसा भी लगाया गया है कि ग्राउंड वाटर लेवल में डिप्लेशन में 25% समुद्र तल बढ़ जाने की संभावना है। मतलब पानी का तल जब नीचे जाएगा तो 25% समुद्र तल ऊपर आ जाएगा। पानी डिप्लेशन होने से पंपिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्ज बढ़ जाएगा तथा पंप अथवा वेल की यील्ड कम हो जाएगी। यील्ड का मतलब होता है उत्पादकता। एक सर्वे के अनुसार उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में जल की गिरावट की दर प्रति वर्ष लखनऊ में 50 सेमी, कानपुर में 45 सेंटीमीटर, मेरठ 34 सेंटीमीटर, अलीगढ़ 50 सेंटीमीटर, आगरा 45 सेंटीमीटर, बनारस 25 सेंटीमीटर व मथुरा 20 सेंटीमीटर हो रही है। यदि गिरावट की यही रफ्तार रही तो आगामी वर्षों में भूजल समाप्ति के कगार पर होगी। मैदानी क्षेत्रों में 10 से 20% जल भूजल में प्राकृतिक रूप से मिल जाता है तथा शेष 80 से 90% नदी, नालों, नहरों, झीलों, तालाबों में रहता है। पहाड़ी क्षेत्रों में 95 से 98% पानी बह जाता है, जो नदियों व झीलों में रहता है। भूजल के दोहन का विकल्प भूजल है। 19 जनवरी 2003 के शासन आदेश अनुसार 300 वर्ग क्षेत्रफल के भूखंड पर रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य कर दिया है। मेरठ में अंसल हाउसिंग ग्रुप की बड़ी परियोजनाओं में रेन वाटर हार्वेस्टिंग शामिल किया गया है। रेतीली मृदा में बहते हुए जल का 85% भाग भूमि जल में वृद्धि करता है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।